हेलो दोस्तों, नमस्कार। समृद्धि टेक्निकल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका चित्र पीछे बना हुआ है, इस बोर्ड पे बना हुआ है। आप लोग इसको देखिए और जल्दी से कमेंट्स करिए कि ये कौन सा प्रोसेस है और इसमें क्या बनता है। चलिए, आपका समय शुरू होता है। सिर्फ 30 सेकंड का समय है, जल्दी से फटाफट कमेंट्स करिए। इसमें मैंने प्रोसेस का नाम नहीं लिखा है, आपको मौका दे रहा हूँ। चलिए, 20 सेकंड हो गया है और फटाफट करिए। चलिए, समय अब समाप्त होता है। ये है बेसिमर प्रोसेस। आज हम बेसिमर प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। इसके आविष्कार, खोज कब हुआ था उसके बारे में बात करने वाले हैं। इससे बनाते क्या है इसके बारे में बात करने वाले हैं। इसका यूज करते हैं तो क्यों करते हैं, कौन सा मेटल बनाने के लिए करते हैं, और इतना सारे फर्नेस तो हम पढ़ लिए हैं, अब इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई। इन सारी बातों को हम ध्यान से पढ़ेंगे। इसका बनावट के बारे में बात करेंगे। कुछ इसमें हम कुछ छोटे मोटे आपको समझाने के लिए कुछ, चलिए मिल गया। कुछ आपको एक प्रैक्टिकल के तौर पे दिखाऊंगा कि ये किस प्रकार से मूवमेंट करता है और कौन सा काम करता है ये। तो सबसे पहले हम लोग बेसिमर प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये है आपके सामने जो चित्र दिख रहा है वो कुछ इस प्रकार से है। देखिए, मैं एक प्रैक्टिकल दिखाता हूँ आपको। जैसे आप ये देख रहे हैं, इस टाइप से है। दोनों साइड से इसका स्टैंड है और ये इस टाइप से मूवमेंट्स करता है। आपको यदि समझ में आ रहा हो, देखिए इस टाइप से मूवमेंट्स करता है। इसका मतलब है कि इसे किसी भी एंगल पे हम झुका सकते हैं, दोनों साइड, ये ऐसा और ऐसा करके इसको हम झुका सकते हैं। ठीक है। बनावट ये जो आपको दिख रहा है ये स्टैंड है, ये वाला स्टैंड है। और यहाँ से आप ये देखेंगे, ये एक एयर लाइन है। हॉट एयर मतलब गर्म हवा, जो कंप्रेस्ड एयर के थ्रू फर्नेस के अंदर से होते हुए जाती है। ये बाहर से आता है, ये हॉट एयर है, गर्म हवा। और जबकि नॉर्मल हवा है, मतलब कि इसमें क्या है, ऑक्सीजन भी है। इसमें ऑक्सीजन भी है, ऑलरेडी है। अब ये यहाँ से जाता है ये, और ये जाके ये स्टॉपर है, अंदर से यहाँ नहीं जाएगा। ये यहाँ से आता है और आके फिर ये यहाँ से जाता है। और ब्लास्ट बॉक्स है। ब्लास्ट बॉक्स मतलब एक ऐसा एक मेटल का टुकड़ा है जिसमें बहुत सारा अलग अलग सेक्शन बना हुआ है। मतलब कि हवा एक जगह से आप इंटर कराएंगे, लेकिन उसके अंदर ऐसा बना हुआ है कि यहाँ से 1 2 3 मान लीजिए 6 अलग अलग नोजल लगा सकते हैं उसके नीचे। नोजल लगाने से क्या होगा कि आप बहुत सारे नोजल को यहाँ ट्यूअर्स मीन्स नोजल्स को लगा सकते हैं आप ब्लास्ट बॉक्स के द्वारा। तो आपने नोजल लगा दिया, ये गर्म हवा जाने के लिए एक पाइपलाइन हो गया। तो मान लीजिए ये ऐसा है और यहाँ से आपने एक हॉट एयर का लाइन लगाया और इसके नीचे से ये नीचे से जाता है। अब नीचे से क्यों जाता है इसके बारे में बताऊंगा। पहले तो आप बनावट देख लीजिए। इसकी बनावट जो है एक बर्तन के आकार के है। जैसे कि आपके घर में भी बहुत सारे टाइप के जग होते हैं, बहुत सारे डिज़ाइन के, उस टाइप से हैं। लेकिन इसकी जो दीवार है ये मोटी स्टील के बने हुए है। इसकी जो बाहरी दीवार, इसको स्टील केसिंग बोलते हैं। और उसके अंदर वाला जो भाग आपको क्रॉस सेक्शन वाला भाग दिख रहा है वो रिफैक्ट्री मटेरियल का बना होता है। रिफैक्ट्री मटेरियल आपको कई बार मैंने बताया, हाफनियम कार्बाइड होता है ना, और एल्युमिनियम सिलिकेट, ये सब चीज़ों का मिश्रण से इसको बनाया जाता है। उसके बाद आपको ट्यूअर्स आप नीचे देख रहे हैं और ये फुट स्टैंड भी देख रहे हो। फुट स्टैंड का काम होता है कि उसको ऐसा हैंगिंग करके रखना ताकि वो ऊंचा रहे, है ना। अब आगे हम देखते हैं कि ये करते क्या हैं।
चलिए अब हम बात करते हैं इसकी खोज और आविष्कार के बारे में, फिर इसके प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे। तो इसकी जो खोज हुआ था सबसे पहले ब्रिटिश के एक इंजीनियर था जिसका नाम हेनरी बेसिमर, उसके ऊपर इसको रखा गया। तो आपको मालूम होगा कि हेनरी बेसिमर के नाम से इसका नाम रखा गया, ये बेसिमर प्रोसेस कर दिया गया उसके नाम से। और इसका जो पैटर्न हुआ था 55 तो आपको दिख रहा है, लेकिन 1855 में इसका पैटर्न हुआ था, लेकिन इसका जो खोज हुआ था वो 1851 में ही हो गया था। विलियम कैरी के द्वारा इसका खोज किया गया था। और विलियम कैरी जो है ये भी उसी ब्रिटेन का ही था, पर उसने खोजा तो था लेकिन उसका पैटर्न नहीं करा पाए। अब आपको पैटर्न और खोज में क्या अंतर है इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। पैटर्न और खोज में अंतर ये होता है कि आपने कोई चीज़ को खोजा तो है, लेकिन आपके पास उतना पैसे नहीं है, आपके पास उतना सक्षमता नहीं है, आपके पास उतना जुगाड़ नहीं है कि आप उसको ISO सर्टिफाइड करा पाए, या आपके जो मानक संस्थान है ना, मानक संस्थान ब्यूरो जो है हर देश में होता है, वहाँ जाके आप पूरे सर्टिफिकेट जमा नहीं कर पाए तो आपके नाम से पैटर्न नहीं होता है। जैसे ही कोई इसके सारे डॉक्यूमेंट से लेकर और अपने प्रमाणिकता के साथ बता देता है कि मैंने इस चीज़ को बनाया, आप इसको पैटर्न करिए, तो उसके नाम से ये पैटर्न हो जाता है। इसको हम दूसरे तरीके से समझते हैं। जैसे हमारे जो भारत देश है वो सदियों पुराने देश हैं, सनातन धर्म के देश हैं। सदियों पहले हमारे देश में सुव्यवस्था सुप्रबंध वाला जो 5S सिस्टम है, आप पढ़ते हैं 5 से शुरू होने वाले 5S या स से शुरू होने वाले शब्द, ये सेरी सितोन सिकतसु, ये सितेसु, ये आपने पढ़ा होगा। तो वही हिंदी में हम बोलते हैं सुव्यवस्था सुप्रबंध सुंदरता सुधार और सुनियोजन। इस 5 से शुरू होने वाले सिस्टम जो है वो जापान को इसका जनक माना जाता है, लेकिन एक्चुअली भारत इसका मूल जनक है। कैसे? किसी जापान के किसी वैज्ञानिक भारत देश में आया और उसने हमारे गांव के और संस्कृतियों को देखने के बाद उनको लगा कि यहाँ की महिलाएं तो हर सामान को बड़े व्यवस्थित रखते हैं, चाकू कहाँ रखना है, कहाँ चम्मच कहाँ रखना है, कहाँ कौन से अंधेरे की प्रबंध, रोशनी कैसे आए, क्योंकि लाइट कम हुआ करता था। तो देखा कि यार इनके पास कम संसाधनों के बाद भी बहुत अच्छे से ये सामान को व्यवस्थित करके रखते हैं, हर चीज़ इनको तुरंत मिलता है, इससे सुंदरता बढ़ती है, इसमें काम करने की गति बढ़ जाती है, समय कम लगता है। तो उनने इस चीज़ को सोचा और फिर जाके जापान में ये वैज्ञानिक जाने के बाद ये अपना पैटर्न कराया। तो इसको पैटर्न करना बोलते हैं। तो खोज एक अलग चीज़ है और पैटर्न एक अलग चीज़ है। खोजा था विलियम कैरी ने 1851 में, लेकिन इसका पैटर्न कराया हेनरी बेसिमर 1855 में। तो स्वतंत्र रूप से खोजा था कौन? विलियम कैरी। ठीक है। इसका सिद्धांत क्या है? तो इसका सिद्धांत है पिघले हुए धातु पर ऑक्सीजन को छोड़कर और तेज़ हवा को छोड़ के ऑक्साइड के रूप में ऑक्सीकरण करा के अशुद्धियों को दूर करना, ये होता है इसका उद्देश्य। ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे की ओर देखते हैं, काम कैसे करता है, प्रोसेस क्या है, इसका क्या बनता है, यह आपको मैंने अभी नहीं बताया। चलिए उसमें हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोसेस को कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो ये जो आपको बर्तन दिख रहा है जिसका नाम बेसिमर कंटेनर है, इसमें आपको क्या करना है कि बर्तन को झुकाना है। ये ऐसा है और इसको आप झुका के ऐसा कर दीजिए। अब आपको जैसे सुविधा हो वैसे ब्लास्ट फर्नेस में से पिघला हुआ पिग आयरन को इसके अंदर डालना है। जैसे मैंने इसको अभी झुकाया है यहाँ पे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा झुकाया है क्योंकि इसको पोरिंग करने के लिए रखा है। मतलब होता है कि इसमें से धातु को इस बर्तन में पिघला हुआ जो ऑक्सीकरण के बाद जो धातु बच रहा है उसको हम लिडल में भरने के लिए रखा है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम फर्नेस को हम रेडी करेंगे। चलो ठीक है, कौन सा फर्नेस? ब्लास्ट फर्नेस को रेडी करेंगे। फिर हमारा ये प्रोसेस के लिए कंटेनर को रेडी करेंगे। रेडी करने के बाद इसको हम झुकाएंगे। झुका के हम 45 से भी कम डिग्री में लाएंगे और ब्लास्ट फर्नेस में से जो पिघला हुआ धातु था, जहाँ से ब्लास्ट फर्नेस में से क्या निकलता है?
पिग आयरन को इसके अंदर भर देंगे। कितना भरेंगे, तो एक बार में हम कितना भर सकते हैं, कितना भर सकते होंगे बताइए। वैसे इसकी कैपेसिटी है 10 से 30 टन, लेकिन हम लोग इसमें मैक्सिमम 15 टन भर के प्रोसेस करते हैं, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। कितने कैपेसिटी है, 10 से 30 टन, तो हम भरेंगे इसमें 15 टन। 15 टन पिग आयरन को हम इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद फिर हम इसमें, अब वो पिग आयरन तो डाल दिया, अब वो पिग आयरन वाला मुद्दा हम उसको दूर कर देते हैं। अब हमारा बर्तन को फिर हम सीधे 90 डिग्री में किया, करने के बाद अब हमारा ये प्रोसेस चालू होता है। अब यहाँ से हम हॉट एयर को डालेंगे। हॉट एयर को हम 6 kg प्रेशर में डालेंगे। यहाँ से तेज़ डालेंगे, बहुत तेज़ प्रेशर डालेंगे, 6 से 12 kg प्रेशर डालेंगे, तब जाके वो, ये प्रेशर जैसे ही हम यहाँ से डालते हैं तो यहाँ से जाता है वो ब्लास्ट बॉक्स में। ब्लास्ट बॉक्स में ऐसा सेक्शन होता है, बहुत सारे अलग अलग ट्यूअर्स लगाने के लिए। यहाँ से हम ट्यूअर्स कुछ ऑन, मतलब एयर को ऑन करते हैं तो तेज़ हवा इसके अंदर से, ये नोजल के अंदर से ये 5-6 अलग अलग ट्यूअर्स होते हैं, इसमें से एक साथ तेज़ी से हवा निकलता है। हवा में ऑक्सीजन मौजूद होता है, और ऑक्सीजन होने के कारण इसके अंदर धातु में जो कार्बन मौजूद है, कितना % कार्बन है पिग आयरन में, 4%। हमको कार्बन को कम करना है, तो इसके अंदर जो कार्बन है, अशुद्धियाँ हैं, वो यहाँ से ऑक्सीजन जब तेज़ छोड़ेंगे तो वो सारे जो है वो ऑक्साइड के रूप में बदलने लगेगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। और ऑक्सीकरण यदि आपको तेज़ करना है तो आप उसमें थोड़ा सा फेरा मैग्नीशियम, फेरा एल्युमिनियम, ये या एल्युमिनियम को भी मिला सकते हैं, तो उससे ऑक्साइड और तेज़ होने लगता है। क्योंकि आपको मालूम है कि एल्युमिनियम जो है वो बहुत तेज़ी से क्रिया करता है और एल्युमिनियम ऑक्साइड बना देता है, तो इसमें आप मिला सकते हैं एल्युमिनियम को। तो इसके अंदर आपने डाल दिया और तेज़ हवा छोड़ा, तो ये सारे ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके और अशुद्धिय के रूप में, स्लैग के रूप में ऊपर आने लगेगा। यहाँ तक मेटल रहेगा मान लीजिए, और ऊपर क्या आ जाएगा, स्लैग। यहाँ स्लैग जो है वो तैरने लगेगा। तो इसमें प्रोसेस में होता क्या है, इसमें जो कार्बन रहता है, कार्बन और ऑक्सीजन, इसके अंदर जो कार्बन है, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, ये क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में गैस बनने लगता है, और ये ऊपर जाके क्रिया करके अशुद्धिय के रूप में तैरने लगता है। अब यहाँ से तेज़ हवा हमारी है, एकदम से मेटल पूरा यहाँ तक मेटल उड़ने लगता है, यहाँ तक उड़ने लगता है, और फिर यहाँ से धीरे धीरे गैस तो बाहर निकल जाता है, जो भी कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह गैस रहेगा, और जो अशुद्धियाँ है कार्बन, वो कार्बन स्लैग के रूप में ऊपर आ जाता है। फिर आप स्लैग को बाहर झुका के निकाल दीजिए, और नीचे जो मेटल बचेगा वो बचेगा अच्छी क्वालिटी के माइल्ड स्टील। या क्या बचेगा, माइल्ड स्टील। तो हमने बेसिमल प्रोसेस से क्या बनाया, माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील बनाया हमने। ये आपका जवाब है जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि इससे क्या बनाते हैं, तो इससे क्या बनाते हैं, माइल्ड स्टील। तो इसके 3 चरण होते हैं। एक में इसमें फिलिंग किया जाता है, मतलब इसको चार्जिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, चार्जिंग। और दूसरे फिर इसको हीटिंग या प्रोसेस, और तीसरा जो है वो प्योरिंग। ये प्योरिंग जो होता है, इसमें आप मेटल को किसी बर्तन में भरते हैं। तो इसका 3 चरण में इसका प्रोसेस कंप्लीट होता है। यदि किसी के मन में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट्स करिएगा। अच्छा समझ में आ रहा है तो आप दोस्तों तक पहुंचाइए। आप लोग शेयर करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। जैसे ही आप ये सारे काम करते रहेंगे तो आप तक और अच्छे अच्छे वीडियो पहुंचेगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर से एक बार लास्ट में एक बार और बता देता हूं कि ये एक बेसिमल प्रोसेस है, जिसमें एक आम तौर पे देखिए, फिर से दिखाता हूँ। ये एक हमारे पास कंटेनर है। कंटेनर को हम झुका सकते हैं दोनों साइड, और अब इसको हम झुकाएंगे ऐसा करके। झुकाने के बाद फिर ऐसा झुका देंगे। फिर हम यहाँ से चार्जिंग मटेरियल को चार्ज कर देंगे। फिर हम इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद अब हॉट एयर को स्टार्ट करेंगे। हॉट एयर को स्टार्ट करने के बाद उसमें से ब्लास्ट बॉक्स में जब एयर जाती है तो बहुत सारे सेक्शन में अलग अलग बढ़ जाता है,
और पतले पतले ट्यूबर्स होते हैं जिसको नोजल के नाम से जाना जाता है। नोजल तेज़ हवा को जो है रिड्यूस करके उसकी वेलोसिटी को बढ़ा देता है। बढ़ाने के साथ साथ वो जाके मेटल को चीरता हुआ ऑक्सीकरण करते हुए वो ऊपर की ओर उड़ता है, और ऊपर की ओर उड़ने से इस पूरे क्रिया में जो कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरे विषैले गैस है वो बाहर निकल जाता है, और जो सिलिकॉन है, जो कार्बन है, वो स्लैग के रूप में ऊपर तैरने लगता है। जब स्लैग ऊपर आ जाता है तो फिर उसको कंटेनर को हल्का सा झुकाकर हम उसको स्लैग को निकाल सकते हैं। ये सब काम जो है झुकाने के लिए आपको हाथ से नहीं करना है, आजकल मोटर से होता है। या आपको एक दूसरे एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपने देखा होगा गांव में भवन निर्माण में या शहरों में पुल निर्माण के लिए, छत निर्माण के लिए एक गिट्टी का वो आता है, मिक्सचर ग्राइंडर टाइप के, जिसमें रेत डाल दो, सीमेंट डाल दो, गिट्टी डाल दो, पानी डाल दो और घूमते रहता है। उसको अब एक व्हील रहता है बड़ा सा, उससे आप उसको किसी भी एंगल में घुमा सकते हैं, मटेरियल को डाल सकते हैं, डलवा के फिर उसको घुमा सकते हैं। घुमाने के बाद फिर आप एंगल में घुमा सकते हैं। बस सेम चीज़ यही है उसमें, और इसमें अंतर सिर्फ ये है कि उसमें हॉट एयर की कोई व्यवस्था नहीं है, और इसमें आपने एक हॉट एयर का अलग से व्यवस्था दे दिया। जब हॉट एयर की व्यवस्था इसलिए दी है क्योंकि आपको उसके अंदर की एक प्रोसेस करना है। जब ये प्रोसेस आप कर देते हो तो उसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद फिर आपके पास मटेरियल बच जाता है। स्लैग भी आप निकाल दिया, फिर आप पोरिंग करके बर्तन में भर देते हैं, और इससे आपको अच्छी क्वालिटी के माइल्ड डिस्टिल मिल जाता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। आप लोग देखते रहिए, और हमारा अगला वीडियो भी बहुत जल्द आने वाला है। प्रोसेस को हमने बहुत आसान बना दिया है, जैसे आप घर में खाना बनाते हैं उस टाइप से बना दिया है। आशा करूँगा कि आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे। वीडियो को 2 बार देखिए। यदि एक बार में कुछ लगता है कि इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो हो सकता है कि आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा हो, इसलिए क्योंकि आप हो सकता है कि पहले बार पढ़ रहे हो या 2 बार 3 बार पढ़ चुके हो, थोड़ा दिक्कत होता है। ये थोड़ा अलग चीज़ है, नॉर्मल चीज़ नहीं है। ये नॉर्मल चीज़ वो होता है कि वाइस क्या है उसको आपने ईज़िली पढ़ लिया, और ये जब आप इस सारी चीज़ को पढ़ लेंगे तब आपको फाइल वाइस ये नॉर्मल चीज़ जो है बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू। और इसके आगे आप लोग थोड़ा दोस्तों को शेयर करिएगा। चलिए, थैंक यू।